तो ये सारे सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको हमारे हार्ट तक लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल सुपीरियर वेना केवा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये दोनों जो वेल्व है ये एक साथ काम करता है। इधर भी अगर बंद हो रहा है तो इधर भी उसके साथ ही बंद होगा, दोनों साथ में बंद होंगे। ठीक है, ये वेंट्रिकल पंप किया तो ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। अब हम नहीं चाहते कि जो ब्लड यहाँ पे गया है उसका वापस बैक फ्लो हो जाए राइट वेंट्रिकल में, तो इसका बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे वेल्व लगा देते हैं। तो ये एक बीट का है, एक बीट में हम लोग बोलते हैं धक धक करता है तो एक बीट बोलते हैं। तो धक धक तो होता नहीं है, लेकिन वो जो एक बीट है उसमें लव और डव एक एक बार सुनाई देता है। यानी कि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप जनरली सुनते हो कि हार्ट का साउंड होता है धक 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 धक, ऐसा जनरली सुना जाता है कि धक धक इस टाइप का साउंड होता है, बट एक्चुअल में इस तरह का साउंड नहीं होता हमारे हार्ट का। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग ह्यूमन हार्ट का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एनिमल क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस किया था। सेकेंड पार्ट में हमने डबल सर्कुलेशन और टाइप्स ऑफ हार्ट डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर में हम ह्यूमन हार्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, ह्यूमन हार्ट में हम लोग सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि इसके स्टडी को क्या बोलते हैं। तो ह्यूमन हार्ट के स्टडी को हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, कार्डियो शब्द का मतलब हमेशा हार्ट से होता है, यानी कि आप बायोलॉजी में कहीं पर भी कार्डियो शब्द सुनोगे तो उसका रिलेशन हमेशा हार्ट से होगा। ठीक है, लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि हार्ट के स्टडी को हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं और हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लेना कि इसके डॉक्टर को, हार्ट के डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट कि ये एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब यानी कि हमारा हार्ट मांसपेशियों से बना हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार का बोन या कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता। ये प्रॉपर एक मसल्स से बना हुआ ऑर्गन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसका वेट कितना होता है? तो ह्यूमन हार्ट का वेट मेल के केस में 300 ग्राम्स होते हैं और फीमेल के केस में 250 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हमारे हार्ट का ऑरिजिन, अगर आपको कोई पूछे कि ऑरिजिन क्या है तो इसका ऑरिजिन होता है मीजोडर्मल। अब इसका मतलब क्या है भैया? ऑरिजिन मीजोडर्मल होने का मतलब क्या है, उस चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। देखो, जो मेल का बॉडी होता है उसके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन पाए जाते हैं जो फीमेल्स के अंदर नहीं होते। उस ऑर्गन को हम लोग टेस्टिस बोलते हैं। तो मेल के शरीर के अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम टेस्टिस बोलते हैं। उसी प्रकार से फीमेल के बॉडी के अंदर स्पेशली एक ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम ओवरी बोलते हैं। तो मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवरी। अब ये जो मेल के अंदर ऑर्गन है टेस्टिस, इसके अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं। मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म बनते हैं। तो मेल के शरीर के अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम टेस्टिस बोल रहे हैं, उस टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से फीमेल के बॉडी के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम ओवरी बोलते हैं, उसके अंदर फीमेल गैमेट्स बनते हैं, दैट इज ओवम बनते हैं। अब देखो, अब क्या होता है कि जब मेल फीमेल के बीच इंटरकोर्स होता है तो ये जो स्पर्म जो टेस्टिस के अंदर बने हैं ये स्पर्म ट्रांसफ़र हो जाते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। अब फीमेल बॉडी के अंदर जाने के बाद ये जो स्पर्म है ये ओवम के साथ, जो फीमेल में जो फीमेल गैमेट था ओवम, उसके साथ फ्यूज़ कर जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज़ जाइगोट। तो हमने क्या बोला? ये जो स्पर्म है जिसे हम मेल गैमेट बोल रहे हैं, ये जब ओवम से मिलते हैं, यानी कि जो फीमेल गैमेट है इससे जब मिलते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम जाइगोट बोल रहे हैं। ठीक है ना? अब देखो, ये जो जाइगोट है इससे ही पूरा का पूरा बच्चा बनता है। मदर के पेट के अंदर इसी जाइगोट से पूरा का पूरा बच्चा बनता है। कैसे बनता है? ये जाइगोट बेसिकली एक सेल होता है। ठीक है ना? अब देखो, इस सेल में कंटिन्यूस सेल डिवीजन होती है, यानी कि अगर एक सेल है उसमें अगर डिवीजन होता है तो पहले 2 सेल बनता है, फिर इसमें अगर डिवीजन होगा तो इससे फिर 2 सेल बनेंगे, इसमें डिवीजन होगा तो फिर 2 सेल बनेंगे।
यानी कि इसी सेल में कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन होता है। तो इसमें कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन से बहुत सारे सेल्स बनते हैं भैया। तो इसी प्रकार से बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये जो सेल है ये अपने आप को 3 लेयर्स में अरेंज करती है। जाइगोट से क्या बना, जाइगोट से कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन से ये स्ट्रक्चर बना। अब इस स्ट्रक्चर में जितने भी सेल्स है वो अपने आप को 3 अलग अलग लेयर्स में अरेंज कर लेती हैं। देखो कैसे, देखो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये उसके अंदर वाला लेयर, और ये सबसे अंदर वाला लेयर। तो क्या हो रहा है कि ये जो सेल्स थे ये अपने आप को 3 लेयर्स में अरेंज कर लिए। जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसे हम एक्टोडर्म बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक्टोडर्म। बीच वाला लेयर है उसको हम लोग मीजोडर्म बोल रहे हैं, और सबसे अंदर वाला जो लेयर है उसको हम लोग एंडोडर्म बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सबसे बाहर वाला लेयर ऑफ सेल्स को क्या बोल रहे हैं, एक्टोडर्म। बीच वाले को क्या बोल रहे हैं, मीजोडर्म। और सबसे अंदर वाला लेयर ऑफ सेल्स को हम लोग एंडोडर्म बोलते हैं। अब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म है क्या, कुछ नहीं है भैया, लेयर्स ऑफ सेल्स है। यानी कि एक्टोडर्म लेयर ऑफ सेल्स है, मीजोडर्म लेयर ऑफ सेल्स है, ठीक है ना। अब देखो ये जो एक्टोडर्म है इस लेयर ऑफ सेल्स ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर लिया। इन्होंने डिसाइड किया कि हम ये इस प्रकार का ऑर्गन्स बॉडी में हम बनाएंगे। यानी कि जो बच्चा बनेगा मदर के वॉर्म के अंदर, वो बच्चा में कुछ ऑर्गन्स बनाने के लिए ये सेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। यानी कि जो एक्टोडर्म लेयर के जो सेल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम इस प्रकार के ऑर्गन्स बनाएंगे। उसी प्रकार से मीजोडर्म लेयर के सेल्स भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम इस ऑर्गन्स को बनाएंगे। उसी प्रकार से एंडोडर्म लेयर ऑफ सेल्स भी कुछ सेट ऑफ ऑर्गन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। यानी कि अलग अलग लेयर ऑफ सेल्स से अलग अलग ऑर्गन बनता है, ठीक है ना। इस एक्टोडर्म लेयर से हमारा ब्रेन और स्किन का सबसे ऊपर वाला लेयर बनता है, जो एपिडर्मिस लेयर जिसे हम कहते हैं वो इसी एक्टोडर्म लेयर से बनता है। इस मीजोडर्म से हमारा हार्ट बनता है। तो जो हमारा हार्ट है वो इस मीजोडर्म लेयर से बनता है, इसीलिए हम हार्ट को बोलते हैं कि इसका ओरिजिन मीजोडर्मल है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन का मतलब होता है कहाँ से वो आया है, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है, यही होता है ना। तो बेसिकली मीजोडर्म लेयर से वो आया है, इसीलिए हम हमारे हार्ट को मीजोडर्म ओरिजिन का कहते हैं। एंडोडर्म लेयर से भी कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे कि लीवर, पेनक्रियाज, ये सारी चीज़ें बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हमने क्या पढ़ा, हार्ट के स्टडी को कार्डियोलॉजी बोलते हैं, डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। मस्कुलर ऑर्गन होता है हमारा हार्ट, इसका वेट मेल के केस में 300 ग्राम होता है, फीमेल के केस में 250 ग्राम होता है। हार्ट का ऑरिजिन मीजोडर्मल होता है, और उस चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन किए कि मेल के अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट्स बनते हैं। एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स ये स्पर्म ट्रांसफर कर दिया जाता है फीमेल बॉडी के अंदर, और इस फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। ये जाइगोट में फिर कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन होता है, यानी कि लगातार सेल डिवीजन से एक स्ट्रक्चर बनता है, और इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे सेल्स होते हैं। सारे सेल्स बाद में जाके अपने आप को 3 लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं। सबसे बाहर वाला लेयर को हम लोग एक्टोडर्म बोलते हैं, बीच वाला लेयर को मीजोडर्म बोलते हैं, और सबसे अंडर वाले लेयर को हम लोग एंडोडर्म बोलते हैं। और सारे लेयर्स अलग अलग ऑर्गन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे हार्ट का लोकेशन क्या होता है। देखो हमारे शरीर में जो आगे वाला पार्ट होता है, ये वाला साइड, इसको हम लोग वेंट्रल साइड बोलते हैं, और जो हमारा बैक साइड होता है यानी कि ये सरफेस, इस सरफेस को हम लोग डॉर्सल साइड बोलते हैं। तो ये हमारा वेंट्रल साइड होता है, और पीछे वाला जो साइड है, पीछे वाला पूरा पार्ट, बैक साइड, उसको हम लोग डॉर्सल साइड बोलते हैं। तो ये वेंट्रल साइड हुआ, पीछे वाला डॉर्सल साइड हुआ। और हमारा ये ऊपर वाला पार्ट, इसको हम लोग एंटीरियर पार्ट बोलते हैं, और नीचे वाला पार्ट को हम लोग पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं। तो ये वेंट्रल साइड हो गया, पीछे डॉर्सल साइड हो गया, ऊपर वाला एंटीरियर पार्ट हो गया, और नीचे वाला पार्ट डॉर्सल पार्ट हो गया, ठीक है। तो हमारा हार्ट जो होता है वो वेंट्रल साइड पे होता है। कौन सा साइड पे होता है, वेंट्रल साइड पे होता है। तो लोकेशन हम बहुत सारे तरीके से आपको लोकेशन बताएंगे। सबसे पहला कि हमारा हार्ट वेंट्रल साइड पे होता है, ठीक है। दूसरा कि सेंटर पे प्रेजेंट होता है। देखो बहुत कोई को लगता है कि हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है,
ऐसा नहीं है, हमारा हार्ट बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे होता है, लेकिन वो हल्का सा मुड़ जाता है लेफ्ट की तरफ। यानी कि हमारा जो दिल है वो बिल्कुल सेंटर पे होता है, लेकिन वो हल्का सा टिल्ट हो जाता है लेफ्ट की तरफ। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि सेंटर पे प्रेजेंट होता है, बट एट सेंटर, बट tilted towards लेफ्ट। अब देखो एक चीज़ हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, देखो अगर ये हमारा शरीर है, ये पूरा हमारा बीच वाला पार्ट है, तो ये जो पूरा पार्ट है इसको हम लोग दो कैविटी में डिवाइड करते हैं। कैसे? यहाँ पे एक डायफ्राम प्रेजेंट होता है इस जगह पे। ये जो डायफ्राम है ये भी एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है, जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताए थे आपको। ये डायफ्राम क्या करता है कि हमारे इस मिडल वाला भाग को दो कैविटीज़ में डिवाइड करता है। ऊपर वाला कैविटी को हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, और ये नीचे वाला पार्ट है जिसमें हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स आते हैं, वो एब्डोमेन वाला पार्ट होता है। इसलिए इस कैविटी को हम लोग एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। तो बेसिकली इस डायफ्राम की वजह से हमारा जो बीच वाला बॉडी है वो दो कैविटीज़ में डिवाइड होता है। ऊपर वाले को हम लोग थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, नीचे वाले को एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। तो ये जो थोरैसिक कैविटी है इसमें ही हमारा लंग्स प्रेजेंट होता है, और ये एब्डोमिनल कैविटी में हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज, ये सारे पार्ट इसमें आते हैं। ठीक है, तो जो थोरैसिक कैविटी है इसमें हमारा लंग्स और हार्ट प्रेजेंट होता है। तो हम लोकेशन में यही लिखेंगे कि ये थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ हमारा हार्ट थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो लिख लो इसको, लोकेटेड इन थोरैसिक कैविटी। क्लियर है? अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारे लंग्स के बीच किस प्रकार से हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। देखो ये हमारे लंग्स है दो, इनके बीच में हमारा हार्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल एकदम सेंटर पे प्रेजेंट होता है। अब देखो अगर आप लेक्चर को इस प्रकार से देख रहे होगे तो आपका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, लेकिन हम लोग बायोलॉजी में जितना भी डायग्राम बनाते हैं ना वो हमेशा इस प्रकार से बनाते हैं, यानी कि हमारा राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है। यानी कि ये जो लंग्स ड्रॉ किए हैं ये लेफ्ट वाला लंग है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ क्लियर रखना, लेफ्ट राइट में तो कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, ये लेफ्ट वाला साइड है। तो होता क्या कि हमारा हार्ट दोनों लंग्स के इस स्पेस में प्रेजेंट होता है। इस स्पेस का एक नाम है, दैट इज मीडिया स्टेनम। मीडिया स्टेनम, मीडिया मतलब बिल्कुल सेंटर पे, तो दोनों लंग्स के सेंटर पे एक स्पेस होता है, उसको हम लोग मीडिया स्टेनम बोलते हैं, और इस मीडिया स्टेनम के अंदर हमारा हार्ट होता है। यानी कि आप चौथा पॉइंट लिख सकते हो, लोकेटेड इन स्पेस बिटवीन आवर लंग्स कॉल्ड मीडिया स्टेनम। ठीक है, तो दोनों लंग्स के बीच में स्पेस होता है, उसमें हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, और उस स्पेस को हम लोग मीडिया स्टेनम बोल रहे हैं। तो हमारा हार्ट इस प्रकार से सेंटर में है, लेकिन ये लेफ्ट के साइड इस तरह से टिल्ट हो गया है। तो देखो टिल्ट हो गया है, इसीलिए हमारे लंग्स ने उसके लिए स्पेस बना के रखा है। तो हमारा जो लेफ्ट लंग है उसके लिए एक स्पेस बनाता है, यानी कि एक कैविटी जैसा आप समझ लो, इस प्रकार से बनाता है, और इसके अंदर ही हमारा जो हार्ट है वो इस प्रकार से धंस जाता है। तो अगर आप हार्ट बनाओगे तो इस प्रकार से बनेगा, यानी कि सेंटर पे तो है हार्ट, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट के साइड टिल्ट हो गया है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारा हार्ट है। ठीक है, तो देखो ये जो केव बनता है ना, ये जो हमारा लेफ्ट लंग है, ये इसके लिए जो स्पेस दिया है उसके वजह से ये एक केव बनाया है, यानी कि एक गड्ढा जैसा बनाया है। इस गड्ढे को हम लोग कार्डियक नॉच बोलते हैं, इसको हम लोग कार्डियक नॉच बोलते हैं। अब देखो इस कार्डियक नॉच की वजह से हमारा जो लेफ्ट लंग है उसका साइज कंपेरेटिवली कम हो जाता है एज कम्पेयर टू राइट लंग। तो आप देख सकते हो कि इसका वेट भी आप बोल सकते हो कि कम हो गया, वेट बोलो या साइज बोलो, इसका कम हो जाता है एज कम्पेयर टू राइट लंग। तो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि लेफ्ट लंग का साइज ज़्यादा होता है कि राइट लंग का, तो आप बता देना कि लेफ्ट लंग का कम होता है एज कम्पेयर टू राइट लंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक नॉच। तो आप लिख देना कि कार्डियक नॉच की वजह से ड्यू टू दिस our right lung is more in size as compared to left lung। ठीक है ना, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना, कार्डियक नॉच की वजह से राइट लंग का साइज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग। अभी तो कोई डाउट है आपको?
अभी तक आपको सब कुछ क्लियर है? चलो इस स्लाइड को एक बार रिवाइज करते हैं। लोकेशन कहाँ होता है हार्ट का? वेंट्रल साइड पे। इस साइड को हम क्या बोले? वेंट्रल साइड बोलते हैं। पीछे वाले बैक साइड को क्या बोलते हैं? डोर्सल साइड। इसको एंटीरियर साइड, नीचे वाले को पोस्टीरियर साइड। तो हमारा हार्ट वेंट्रल साइड पे होता है, सेंटर पे बिल्कुल प्रेजेंट होता है, हमारे लंग्स के बिल्कुल सेंटर में होता है, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है लेफ्ट की तरफ। वही लिखे हैं कि लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है। ये थोरैसिक कैविटी में होता है। हमारा जो शरीर है वो दो कैविटी में डिवाइड हो जाता है डायफ्राम की वजह से। ऊपर वाले कैविटी को थोरैसिक कैविटी, नीचे वाले को एब्डोमिनल कैविटी। तो थोरैसिक कैविटी में हमारे लंग्स प्रेजेंट होता है और साथ साथ हार्ट भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट कि हमारा जो हार्ट है वो दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस है जिसे हम मीडियस्टेनम बोलते हैं, उस स्पेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि लोकेटेड इन स्पेस बिटवीन आवर लंग्स कॉल्ड मीडियस्टेनम। और एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको स्पेस देने के लिए, यानी कि इसको बेसिकली इसको जगह देने के लिए यहाँ पे एक नॉच बनता है जिसे हम कार्डियक नॉच बोलते हैं। और इस कार्डियक नॉच की वजह से हमारा राइट लंग का साइज या वेट ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग। ठीक है, तो ये स्लाइड क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट, इसका साइज कितना होता है? देखो साइज एक बंद मुट्ठी के जितना होता है। अगर आप अपनी मुट्ठी को बंद करोगे तो इसका जितना साइज होगा उतने ही साइज का हमारा दिल भी होता है। यानी कि साइज में आप लिखना कि ये क्लेंस्ड फिस्ट, क्लेंस्ड फिस्ट यानी कि बंद मुट्ठी। क्लेंस्ड फिस्ट मतलब होता है कि बंद मुट्ठी, तो बंद मुट्ठी के साइज का होता है। नेक्स्ट कि इसका कवरिंग को क्या बोलते हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके कवरिंग को लेकर। अगर हम यहाँ पे हार्ट ड्रॉ करते हैं तो हमारे हार्ट में बेसिकली एक कवर प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से एक कवर प्रेजेंट होता है और इस कवरिंग का नाम होता है पेरिकार्डियम। तो कवरिंग का क्या नाम है? ध्यान से सुना, पेरिकार्डियम। पेरी का मतलब होता है पेरीफेरी, पेरीफेरी माने कि आप देख सकते हो कि हमारे हार्ट का पेरीफेरी में प्रेजेंट है ना, ये कवरिंग पेरीफेरी में होता है। और कार्डियम तो हार्ट से रिलेटेड है, यानी कि हार्ट के पेरीफेरी पे एक कवरिंग होता है जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। याद रख लेना ये चीज़। कार्डियम आप सुन के ही बता दोगे कि कार्डियम तो हार्ट से रिलेटेड है, पेरी का मतलब पेरीफेरी, यानी कि इसके कवरिंग को हम लोग पेरिकार्डियम बोलेंगे। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर इसको हम लोग पेरिकार्डियम बोल रहे हैं इस कवरिंग को, तो हमारा जो हार्ट का कवरिंग है बेसिकली हार्ट का खुद का कवरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, खुद का कवरिंग और एक इसके ऊपर जो कवरिंग प्रेजेंट है, ये दोनों के बीच में, ये दोनों कवरिंग के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एक फ्लूइड होता है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कवरिंग को हम लोग पेरिकार्डियम बोल रहे हैं और पेरिकार्डियम और हार्ट के कवरिंग के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड बोल रहे हैं। देखो अब ये पेरिकार्डियम फ्लूइड प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो ये पेरिकार्डियम जो लेयर था, आउटर मोस्ट लेयर, और हार्ट के लेयर, लेट सपोज करो इसके बीच प्रेजेंट ही नहीं है, पेरिकार्डियल फ्लूइड लेट सपोज को प्रेजेंट ही नहीं है, तो दोनों मेम्ब्रेन बिल्कुल सटे हुए होंगे इस प्रकार से। अब जो सटे हुए होंगे तो बार बार जब हार्ट पंप करेगा ब्लड को, तो ये आपस में इस प्रकार से फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि एक दूसरे में घिसेंगे ये लोग दोनों। ठीक है, और जब दो मेम्ब्रेन इस प्रकार से घिसेगा ना, तो हमें चेस्ट में पेन प्रोड्यूस हो सकता है, तो हमें चेस्ट में पेन महसूस हो सकता है। तो हम तो ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारा पेरिकार्डियम और हार्ट का जो मेम्ब्रेन है, ये दोनों के बीच में एक फ्लूइड डाल देते हैं जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो कवरिंग क्लियर हो गया आपको? तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्यों प्रेजेंट होता है? इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रिक्शन। हम नहीं चाहते कि दोनों मेम्ब्रेन आपस में घिसे और फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, इसलिए फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बीच में एक फ्लूइड डाल दिए हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। हमारा हार्ट का साइज क्लेंस्ड फिस्ट के जितना होता है, यानी कि बंद मुट्ठी के जितना होता है। इसका कवरिंग को हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। इसके कवरिंग को पेरिकार्डियम बोल रहे हैं और हार्ट के कवरिंग और पेरिकार्डियम के बीच एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, और ये क्यों प्रेजेंट होता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो पिछले लेक्चर में हमने डबल सर्कुलेशन पढ़ा था, तो इस लेक्चर में हम इसको रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि इसका रिलेशन ह्यूमन हार्ट से थोड़ा बहुत है, इसलिए डबल सर्कुलेशन अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप एक बार उस लेक्चर को जाके पढ़ लेना। ठीक है, देखो हमारे बॉडी के टिश्यूज कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, सब कुछ बहुत डिटेल में हम सेकेंड पार्ट में आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार देख के आना। क्या होता है कि टिश्यूज कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पे। अब रुको, इसको पढ़ने से पहले हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं।
एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं। देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा, यानी कि उस ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा। तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाते हैं। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा उस ब्लड को हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। ठीक है, अब देखो होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इन टिश्यूज़ के अंदर ज़्यादा बन रहे होते हैं, और टिश्यूज़ के अंदर अगर बनते रहेंगे और इनका कंटिन्यूस रिमूवल नहीं होगा ना तो इनका एक्यूमुलेशन बहुत टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। तो इसीलिए इसको रिमूव करने के लिए, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए इस टिश्यू से हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिलरीज़ में। तो ये जो कैपिलरीज आपको दिख रहे हैं इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफ़र कर दिए। अब ये जो ब्लड है इसमें हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इस ब्लड को क्या बोलेंगे हम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ गया और ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया। तो इस ब्लड को क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। अब देखो ये इम्प्योर ब्लड को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा हार्ट के राइट एट्रियम में। अब देखो ये हार्ट का स्ट्रक्चर भी हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि हमारा हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 ऊपर वाले चैम्बर्स को एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल बोलते हैं। और ये लेफ्ट साइड कंसिडर किया जाता है क्योंकि डायग्राम इस प्रकार से बनता है ना, इसीलिए ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको हम लोग डाल देते हैं राइट एट्रियम में, और इस राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो पूरे बॉडी से लेके हमारे राइट एट्रियम में डाल रहा है, इस ब्लड वेसल को हम लोग वेना केवा बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लार्जेस्ट वेन कहलाता है। ठीक है ना, तो ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट वेन है जो दूषित ब्लड को कैरी करके राइट एट्रियम में डाल रहा है। राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब इस राइट वेंट्रिकल से हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे अपने लंग्स में। क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्लड बहुत इम्प्योर है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमको बॉडी से बाहर निकालना है। क्योंकि जब हम एक्सेल करते हैं, सांस लेके जब सांस को छोड़ते हैं तो यही कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलता है। तो क्या कर रहे हैं कि इस राइट वेंट्रिकल से हम लोग इस इम्प्योर ब्लड को हमारे लंग्स में भेज रहे हैं। तो इसको जो ले जाने वाला ब्लड वेसल है जो इम्प्योर ब्लड को हमारे लंग्स तक पहुंचाता है, उस ब्लड वेसल को हम लोग पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। और ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन में आता है। क्यों, क्योंकि आर्टरी जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कर रहा है, यानी कि इम्प्योर ब्लड को ये कैरी कर रहा है। ठीक है ना, तो क्या हुआ, इस इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक पहुंचाया गया। अब देखो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थे वो सारे के सारे हम लंग्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या कर रहे हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के हम लंग्स में डाल दे रहे हैं। जिस प्रोसेस से डाला जाता है उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से हम लोग यहाँ डाल दिए और लंग्स में जो ऑक्सीजन जो हम इनहेल करके ऑक्सीजन अपने लंग्स में लाए थे उस ऑक्सीजन को इस ब्लड में डाल देते हैं। यानी कि जो ब्लड वेसल आया था कार्बन डाइऑक्साइड लेके, वो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लंग्स में पटक दिए और लंग्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था उस ऑक्सीजन को हम उसी ब्लड में डाल देते हैं। अब देखो इस ब्लड का दूसरा नाम होगा, क्योंकि इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो गया और ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो गया, और जहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है उसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। यानी कि ये जो ब्लड होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। और इस ब्लड वेसल को क्या बोलेंगे, इस ब्लड वेसल को हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं। इसको हम लोग पल्मोनरी वेन बोलते हैं। और याद रखना ये पल्मोनरी वेन भी एक्सेप्शन में आता है, क्योंकि जनरली जो वेन होते हैं जैसे कि वेना केवा, ये भी तो एक प्रकार का वेन है, ये तो दूषित ब्लड को कैरी कर रहा था। जनरली जो शरीर के वेन होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन एक ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएंगे, फिर हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएंगे, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आएंगे, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएंगे और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वो ब्लड को हम अपने पूरे टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो ब्लड वेसल ये काम करता है उस ब्लड वेसल का नाम होता है एरोटा। एरोटा, ओटा, जो भी बोलो आप, ये एरोटा लार्जेस्ट आर्टरी होता है। ठीक है,
तो ये लार्जेस्ट आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुँचाता है, बॉडी के टिश्यूज़ तक पहुँचाता है। ठीक है, तो ये सर्कुलेशन आपके माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखो, टिश्यूज से सबसे पहले गया ब्लड कैपिलरीज में, ये कैपिलरीज होते हैं। ठीक है, पतले पतले कैपिलरीज होते हैं। तो टिश्यूज से बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गया इन कैपिलरीज में, कैपिलरीज से हमारे हार्ट में गया, जो लेके गया उसको वेना केवा बोलते हैं। लार्जेस्ट वेन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्लड को राइट एट्रियम में लेके जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड, फिर राइट वेंट्रिकल से हमारे लंग्स में जाता है। जो ब्लड वेसल ले जाता है उसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। फिर यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको उठा के यहाँ पटक दिया जाता है, मतलब कि हमारे लंग्स में पटक दिया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जाके ऑक्सीजन इस ब्लड वेसल में आ जाते हैं और इस ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड वेसल को हम लोग पल्मोनरी वेन बोलते हैं, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लाता है। इस लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर हमारे बॉडी के टिश्यूज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, इस एरोटा का है, इस एरोटा का है। तो ये सर्कुलेशन आपको क्लियर है। अब हम लोग यहाँ से फाइनली हार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, हमारे हार्ट के टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर के 2 चैम्बर्स और नीचे के 2 बड़े चैम्बर्स। ऊपर के दोनों चैम्बर्स कंपैरेटिवली छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू लोअर के 2 चैम्बर्स। ठीक है, और ऊपर वाले चैम्बर्स को हम क्या बताए थे, इसको हम लोग एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रियम। तो ए से आप याद रखना कि ए हम कहीं पर भी लिखेंगे तो उसका मतलब होगा एट्रियम। ठीक है, तो ये इधर वाला साइड क्या होगा, इधर वाला साइड होगा लेफ्ट एट्रियम और इधर वाला राइट एट्रियम। क्योंकि हम आपको बताए थे कि आपका जो राइट होगा वो डायग्राम का लेफ्ट होगा, क्योंकि डायग्राम हमेशा इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ये चीज़ में डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट एट्रियम हो गया। अब इसके नीचे जो बड़े बड़े चैम्बर्स है उन्हें हम वेंट्रिकल बोलते हैं। तो वेंट्रिकल को हम वी से लिखेंगे। ठीक है, वी का मतलब हो गया वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे, राइट साइड के वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। ठीक है, हमने डबल सर्कुलेशन को स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया था टिश्यूज़ से। टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिए। फिर वो ब्लड कहाँ चला गया, हार्ट में उसको लेके चला गया। तो हार्ट तक लाने के लिए कौन सा ब्लड वेसल रिस्पॉन्सिबल था, बताओ कौन सा ब्लड वेसल था जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट तक लाया था, वेना केवा। तो यहाँ पे जो ये ब्लड वेसल दिख रहा है ये हम वेना केवा बनाए। ठीक है, तो देखो इस वेना केवा के अंदर क्या होगा, तो देखो इस वेना केवा के अंदर क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस ब्लड वेसल के थ्रू हमारे हार्ट में आ चुका है। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस प्रकार से डायरेक्शन होगा। ठीक है ना, तो जो ब्लड वेसल लाया उसको हम लोग वेना केवा बोल रहे हैं। और ध्यान से सुनो, हमारे अपर वाले बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है हमारे हार्ट तक वो होता है सुपीरियर वेना केवा। ऊपर साइड भी तो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना हमारे हार्ट के पोजीशन से। अगर आप अपर साइड देखोगे तो अपर भी तो ब्रेन के सेल्स होंगे, हमारे हाथ के सेल्स होंगे, तो ये सारे सेल्स में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये सारे सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको हमारे हार्ट तक लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल सुपीरियर वेना केवा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है ना, तो ये जो आप देख रहे हो ये ऊपर से ला रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा। और जो लोअर बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके हमारे हार्ट में ला रहा है उससे हम बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर मतलब कि नीचे नीचे वाले बॉडी पार्ट से ला रहा है, इसलिए हम लोग उसको इन्फीरियर वेना केवा बोल रहे हैं। तो आप इसको लिख लो, ये जो ब्लड वेसल है इसको हम लोग इन्फीरियर वेना केवा बोलते हैं। ठीक है, तो हम सब चीज़ों को लिखते हुए भी चलेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा कि सुपीरियर वेना केवा जिसको हम लोग SVC से लिखेंगे, सुपीरियर वेना केवा को हम लोग SVC से लिखेंगे और इन्फीरियर को IVC से लिखेंगे। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आया। हार्ट के कौन से चैम्बर, राइट एट्रियम वाले चैम्बर में लेके आया। तो सुपीरियर वेना केवा का फंक्शन क्या हुआ, कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो डीऑक्सीजनेटेड बहुत बड़ा वर्ड है, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है ना, तो डीऑक्सीजनेटेड को हम इस प्रकार से लिखेंगे और ऑक्सीजनेटेड को O2 लिख देंगे। ठीक है, तो O2 ब्लड लिखेंगे मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और DeO2 लिखेंगे तो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख रहे हैं क्योंकि उतना बड़ा लिखने का कोई महत्व नहीं बनता है। कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट्स
ठीक है। और दूसरा क्या देखें, इंफीरियर वेना केवा, जो क्या करता है, कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो सब चीज़ों को आप लिखते हुए भी चलो किसका क्या क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड राइट एट्रियम में आ गया। अब इस राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड ट्रांसफर होता है। कहाँ से, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर होगा। और यहाँ पे एक वेल्व प्रेजेंट होता है, ध्यान से सुनना, इस राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच एक वेल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग ट्राइकस्पिड वेल्व बोलते हैं। ट्राइकस्पिड वेल्व बोलते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट, ये वेल्व क्या है। देखो, वेल्व के बारे में आप लिख लेना कि ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ध्यान से सुनो, देखो हमारे शरीर में कहीं पर भी वेल्व लगा है ना, तो वेल्व का फंक्शन होता है किसी भी चीज़ का बैक फ्लो को रोकना। यानी कि अगर ब्लड इस प्रकार से यहाँ फ्लो करेगा ना, तो ये जो वेल्व यहाँ पे लगे हैं ये कभी भी ये चीज़ अलाउ नहीं करेंगे कि ब्लड राइट वेंट्रिकल से उल्टा चला जाए, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में चला जाए। ये जो वेल्व है ये इस बात का इंश्योरेंस देते हैं कि हमेशा ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ही फ्लो करेगा, कभी भी उल्टा फ्लो नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये वेल्व का फंक्शन क्लियर हो गया होगा। ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में जाने के लिए। तो वेल्व का मतलब आपको समझा दिए। इस वेल्व का नाम है बेसिकली ट्राइकस्पिड वेल्व, और इसको हम लोग एवी वेल्व भी बोलते हैं। एवी वेल्व मतलब, देखो एवी का मतलब होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर। एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व क्यों बोलते हैं इस वेल्व को, क्योंकि ये वेल्व एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है ना, इसलिए इस वेल्व को हम लोग एवी वेल्व बोल रहे हैं। देखो अभी आपको लग रहा हो कि न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, अगर 2-3 बार रिवाइज करा देंगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। अब ध्यान से बस सुनते जाओ। हम क्या बोले, इस वेल्व को ट्राइकस्पिड वेल्व बोलते हैं और इसको एवी वेल्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ब्लड कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल में आया। अब आप ही बताओ राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया था, राइट वेंट्रिकल से गया था पल्मोनरी आर्टरी में। वो पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही थी, वो ब्लड को लेके जा रही थी हमारे लंग्स तक। तो अब देखो इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में ले जाने के लिए ये जो पाइप आपको दिख रहा है ना, ये पाइप दिख रहा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। पहले ये चीज़ क्लियर करो कि ये जो पाइप आपको दिख रहा है ये है पल्मोनरी आर्टरी। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये है पल्मोनरी आर्टरी। इसका फंक्शन क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक पहुंचाने का। ये राइट वेंट्रिकल जब पंप करेगा ना, तो ब्लड कहाँ जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगी। और इस पल्मोनरी आर्टरी से बेसिकली जो पल्मोनरी आर्टरी है, इससे ब्लड चली जाएंगी हमारे लेफ्ट लंग्स में और राइट लंग्स में। ये जो यहाँ पे डिवाइड हो रही है ना, ये शो कर रहा है कि हमारे पल्मोनरी आर्टरी जाके फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट और राइट में, और ये बेसिकली दोनों लंग्स को सप्लाई हो जाती है। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स तक पहुंचा रही है। ठीक है, इसका फंक्शन तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर भी एक वेल्व प्रेजेंट होता है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट तो है ही, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच भी एक वेल्व प्रेजेंट होता है जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। अब इसका प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है इस वेल्व का। क्यों, क्योंकि जैसे लेट सपोज करो कि ये वेंट्रिकल पंप किया, तो ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। अब हम नहीं चाहते कि जो ब्लड यहाँ पे गया है उसका वापस बैक फ्लो हो जाए राइट वेंट्रिकल में, तो इसका बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे वेल्व लगा देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, ये भी एक वेल्व है। अब जैसे इस वेल्व का नाम था ट्राइकस्पिड वेल्व, उसी प्रकार से इस वेल्व का नाम होता है सेमी ल्यूनर वेल्व। क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वेल्व। हम लिख देते हैं यहाँ पे सेमी ल्यूनर वेल्व। अब देखो ये जो वेल्व है ये आधा मून का शेप का होता है, इसलिए हम लोग इसको सेमी लूनर बोलते हैं। यानी कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना रियल में, तो ये आधा मून के जैसा इसका शेप होता है, इसलिए हम लोग इसको सेमी लूनर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो सेमी लूनर वेल्व है ये पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट है ना, इस आर्टरी में प्रेजेंट है, इसीलिए इस सेमी लूनर वेल्व का नाम होता है पल्मोनरी सेमी लूनर वेल्व। पल्मोनरी सेमी लूनर वेल्व इसको बोलते हैं। ये क्या करता है, ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है
ताकि हमारा जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से इसी डायरेक्शन में फ्लो करे, उल्टा ना फ्लो कर जाए भैया, ब्लड यहाँ पे ना फ्लो कर जाए, इसीलिए इस वेल्व को हम यहाँ पे लगा के रखे हैं। क्लियर है ये चीज़? तो हमने चौथा क्या पढ़ा? हमने 2 वेल्व पढ़े, एक हमने पढ़ा ट्राइकस्पिड वेल्व और एक हमने पढ़ा पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व। तो इसके फंक्शंस भी आप लिख लेना साथ साथ, ठीक है ना। इसके बारे में लिख लेना ट्राइकस्पिड वेल्व के बारे में कि ये वेल्व राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, और पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व के बारे में लिखना कि ये राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट होता है। क्योंकि क्वेश्चंस देखो इसी प्रकार से फ्रेम होंगे कि किसके बीच कौन सा वेल्व था, ऐसे पूछ देगा, या पूछ देगा कि पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाला कौन सा ब्लड वेसल था। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन आप लिखते हुए चलना, ताकि आप रिवाइज करो तो भूलो ना इस सब चीज़ों को, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो हमारा ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से फिर इस डायरेक्शन में चला गया, जैसे ये पंप करेगा ना वैसे ही ब्लड सारा यहाँ चल जाएगा। अब यहाँ से कहाँ चल जाएगा? हमारे लंग्स में चल जाएगा भैया, दोनों लंग्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा, इधर से लेफ्ट लंग में चल जाएगा, इधर से राइट लंग में चल जाएगा। अब देखो अब क्या होगा कि हमारे लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगा उस ब्लड का। हमने अभी डिस्कस किया था कि पल्मोनरी आर्टरी गई थी लंग्स में, और फिर लंग्स में सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है लंग्स में, और उसके बाद उस ब्लड वेसल में क्या ट्रांसफ़र हो जाता है? ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हो जाता है। और जिस ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है उस ब्लड वेसल को क्या बोलते हैं? उस ब्लड वेसल को हम लोग पल्मोनरी वेन बोल रहे थे। यानी कि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे क्या लिखोगे आप? यहाँ पे आप लिख लेना पल्मोनरी आर्टरी के बारे में, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन क्या करता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स से हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम तक लेके आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को लिखते हुए चलना। तो ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, और देखो ये ही है पल्मोनरी वेन। ये जो आप देख रहे हो इसे ही हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं। हम बोले थे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमेशा रेड से शो करेंगे, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लेफ्ट एट्रियम में लेके आया। यहाँ पे क्या चला गया? यहाँ पे चला गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट है। अब यहाँ पर भी एक वेल्व प्रेजेंट होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी एक वेल्व प्रेजेंट है। इस वेल्व का नाम है, यहाँ पे किसके बीच में? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये वेल्व है। जिस प्रकार से यहाँ पे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में वेल्व था, उसी प्रकार से लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वेल्व प्रेजेंट है। इस वेल्व का नाम होता है बाइकस्पिड वेल्व, जिसे हम एवी वेल्व भी बोलते हैं। इसको भी एवी वेल्व बोल रहे थे अभी। एवी वेल्व इसको और इसको दोनों को बोलते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि दोनों भैया एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। एवी वेल्व का फुल फॉर्म क्या पढ़े थे अभी? एट्रियो वेंट्रिकुलर, यानी कि जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है वेल्व, उसे हम एवी वेल्व बोलते हैं। बेसिकली ये दोनों तो आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में ही प्रेजेंट है ना, इसलिए एवी वेल्व हम दोनों को बोलते हैं। अब देखो इसको क्या बोल रहे थे? इसको ट्राइकस्पिड बोल रहे थे, और इसको बाइकस्पिड बोल रहे थे। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि लेफ्ट साइड पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड है। उल्टा मत करके आ जाना कि ट्राइकस्पिड इधर था, ऐसा नहीं करना, गलत हो जाएगा। यहाँ पे बाइकस्पिड है, लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वेल्व है। ये किस साइड पे प्रेजेंट, इसको कैसे ध्यान रखोगे? देखो ट्राई में आर आ रहा है, ट्राई में आर आ रहा है, तो आर मतलब राइट, यानी कि राइट साइड पे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वेल्व है। तो ट्राइकस्पिड इधर है तो बाइकस्पिड इधर ही होगा। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि ट्राई में आर आ रहा है, मतलब कि ये राइट साइड पे, ठीक है। देखो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? डबल सर्कुलेशन में बताए थे कि वो जाता है एरोटा में, वो जाता है एरोटा में, जो कि हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट आर्टरी था। तो अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? जाएगा एरोटा में जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है हमारा एरोटा, ये एरोटा है। तो आप इसके बारे में लिख लो कि ये हमारा एरोटा है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक पढ़ लिए थे, यहाँ तक हम लोग लिख लिए थे ना पल्मोनरी वेन तक। इसके बाद आप लिखना इस वेल्व के बारे में, बाइकस्पिड वेल्व।
ठीक है, बाइकस्पिड वेल्व या एवी वेल्व भी बोलते हैं भैया। तो बाइकस्पिड एवी वेल्व के बारे में क्या लिखोगे कि ये लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड को हमेशा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ही जाने के लिए अलाउ करता है, कभी उल्टा अलाउ नहीं करता ये, ठीक है ना। अब इस एरोटा में यहाँ पर भी एक वेल्व होता है, यहाँ पर भी एक वेल्व होता है। जिस प्रकार से राइट वेंट्रिकल में यहाँ पर भी वेल्व था, एक तो यहाँ पर था वो तो हमने देख लिया यहाँ पर भी, अब जिस प्रकार से यहाँ पर भी एक वेल्व था उसी प्रकार से लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड एरोटा में जाएगा तब यहाँ पर भी एक वेल्व आएगा। इस वेल्व को भी हम लोग सेमीलुनर वेल्व ही बोलते हैं, लेकिन ये वेल्व एरोटा में प्रेजेंट है, इसीलिए इस वेल्व को हम लोग एरोटिक सेमीलुनर वेल्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरोटिक सेमीलुनर वेल्व। तो ध्यान से सुनो, इस वेल्व को हम लोग पल्मोनरी सेमीलुनर वेल्व बोल रहे थे, यहाँ पे जो था इसको पल्मोनरी सेमीलुनर वेल्व बोल रहे थे, और यहाँ पे जो वेल्व है इसको भी सेमीलुनर वेल्व ही बोलते हैं। एसएल मतलब सेमीलुनर, यहाँ पे लिख देते हैं, एसएल मतलब समझना सेमीलुनर ही लिखे हुए हैं। सेमीलुनर वेल्व इसको भी बोलते हैं, लेकिन ये एरोटा में प्रेजेंट है इसलिए एरोटिक सेमीलुनर वेल्व है ये, और ये पल्मोनरी में प्रेजेंट था इसलिए पल्मोनरी सेमीलुनर वेल्व है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आप 9th नंबर पे क्या लिखोगे? एरोटिक सेमीलुनर वेल्व। इसके बारे में क्या लिखोगे? दिस वेल्व अलाउ फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू एरोटा, यानी कि इसी डायरेक्शन में ये फ्लो को अलाउ करेगा, इधर डायरेक्शन में अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, क्या होगा? ये जो एरोटा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे शरीर में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो एक सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। हमने स्टार्ट तो टिश्यू से ही किया था, फिर टिश्यूज तक पहुंच गए। हमने स्टार्ट किससे किया था? हमने बोला था टिश्यूज ऑक्सीजन को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हमने ब्लड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उस ब्लड को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसे हम वेना केवा बोलते हैं, जो कि ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लेफ्ट एट्रियम में लाता है। फिर वही साइकिल कंटिन्यू होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। हम एक बार और आपको पूरा बता देते हैं। देखो, हमने अपना कहानी कहाँ से स्टार्ट किया था? टिश्यूज से स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि टिश्यूज़ ऑक्सीजन का यूज़ करती हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि उस ग्लूकोज से एनर्जी डिराइव हो सके। ये सारा चीज़ हमने डिस्कस किया था सेकेंड लेक्चर में, इसलिए बोल रहे थे आप सेकेंड लेक्चर देख के आओगे ना तो ये लेक्चर आपको पूरा मक्खन लगेगा, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जब सेल्स ऑक्सीजन का यूज़ करती हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए तो उस समय एनर्जी भी बनता है और साथ साथ एक हार्मफुल गैस बनता है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्लड में डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि सेल्स में अगर एक्यूमुलेट होने लगे तो वो बहुत टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है, इसलिए हम लोग उसको ब्लड में डाल देते हैं। और उस ब्लड वेसल को जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को डाले हैं उस ब्लड वेसल को हम क्या बोल रहे थे? वेना केवा बोल रहे थे, वेना केवा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पूरे बॉडी के टिश्यूज से लेके कहाँ लाके पटकता है? राइट एट्रियम में। तो जो नीचे वाले बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है उसको हम लोग इन्फीरियर वेना केवा बोलते हैं, और जो ऊपर से लाता है, ऊपर के बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है उसको हम लोग सुपीरियर वेना केवा बोलते हैं। वो दोनों ब्लड को कहाँ लाके डाल दिया? राइट एट्रियम में डाल दिया। अब इस राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, एक वेल्व के थ्रू जाता है। उस वेल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वेल्व, जिसे हम एवी वेल्व भी बोलते हैं। इसको भी एवी वेल्व बोलते हैं, इसको भी एवी वेल्व बोलते हैं। इसको ट्राइकस्पिड होगा, इसको याद कराने का हम आपको ट्रिक भी बताया है कि आर से राइट होता है तो इसलिए ट्राइकस्पिड वेल्व राइट साइड पे प्रेजेंट है। इसको हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व बोलते हैं। इस वेल्व से यहाँ ब्लड आ गया। अब इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, इसको हम लोग क्या बोले थे? पल्मोनरी आर्टरी बोले थे। यहाँ पर भी एक वेल्व प्रेजेंट होता है जिसे हम सेमीलुनर वेल्व बोलते हैं, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट है इसलिए हम लोग इसको पल्मोनरी सेमीलुनर वेल्व बोलेंगे। इस वेल्व के थ्रू ब्लड कहाँ चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। देखो होता क्या ना कि ये जो राइट वेंट्रिकल है ये इस प्रकार से पंप करती है, तो इस तरह से पंप करेगी ना तो सारा का सारा ब्लड इस आर्टरी में चला जाता है, इस पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, और जैसे ब्लड इसमें जाता है ना वैसे ही ये वेल्व क्लोज हो जाती है। जब पंप करता है हमारा हार्ट तो ये वेल्व ओपन होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ब्लड इसमें से इसमें जाए। जैसे ही ब्लड इसमें चला गया ये वेल्व ढक से क्लोज हो जाती है। तो जब क्लोज हो जाएंगी तो ब्लड वापस बैक नहीं आएंगी। तो क्लोज जब होती हैं तो सारा का सारा ब्लड कहाँ चल जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में चल जाता है। अब इस पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड हमारे लंग्स में सप्लाई हो जाते हैं। कैसे? ये डिवाइड हो जाते हैं दो साइड में, तो दोनों लंग्स को सप्लाइड हो जाते हैं। फिर हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेके आता है। ये वेन ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में डंप कर देता है। लेफ्ट एट्रियम से एक वेल्व के थ्रू जिसका नाम होता है बाइकस्पिड वेल्व या एवी वेल्व, उसके थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में लाया जाता है। ठीक है ना।
ना। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बाइकस्पिड वेल्व को हम लोग मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं। मिट्रल वेल्व, याद रखना ये चीज़। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि बाइकस्पिड वेल्व को हम लोग मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं। अब इसको कैसे याद करोगे? ये चीज़ तो समझ गए ना कि आर से राइट होता है, इसलिए ट्राइकस्पिड वेल्व राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, और दूसरा बाइकस्पिड यहाँ पे होगा। ट्राई यहाँ हो गया तो बाई यहाँ हो जाएगा। अब देखो, बाइकस्पिड वेल्व को ही हम लोग मिट्रल वेल्व बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि मिट्रल वेल्व किसको बोलते हैं, बाइकस्पिड को बोलते हैं, ट्राइकस्पिड को बोलते हैं। तो कैसे याद करोगे? ऐसे याद रखना, दो सच्चे मित्र। दो मतलब बाई हो गया, इसका मतलब बाई। मित्र का मतलब हो गया मिट्रल। ठीक है, दो सच्चे मित्र में दो से आपको याद आएगा बाई, मित्र से याद आएगा मिट्रल, यानी कि बाइकस्पिड वेल्व को ही हम लोग मिट्रल वेल्व बोलते हैं। ठीक है, इसके थ्रू ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड जाएगा एरोटा में। यहाँ पर भी एक वेल्व होगा जिसे हम एरोटिक सेमिलुनर वेल्व बोल रहे हैं। ये भी सेमिलुनर वेल्व था, ये भी सेमिलुनर वेल्व था। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसको हम लोग एरोटिक सेमिलुनर वेल्व बोलते हैं क्योंकि ये एरोटा में प्रेजेंट होता है। यहाँ से ब्लड जाएगा एरोटा में, फिर पूरे बॉडी को सप्लाई होगा। ठीक है, बॉडी को सप्लाई होगा ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे हमारे बॉडी के सेल्स, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ डंप कर दिया जाएगा? राइट एट्रियम में डंप कर दिया जाएगा। किसके थ्रू किया जाएगा? इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से डंप किया जाएगा। यही प्रोसेस फिर कंटिन्यू होते रहेगा। तो आई होप आपको हार्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। देखो, यहाँ पे जो हम लोग फ्लो डिस्कस किए ना, उसको एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड आया था हमारे राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम से फिर गया था राइट वेंट्रिकल में, और बीच में एक वेल्व आया था। उस वेल्व को हम क्या बोले थे? ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, इस वेल्व से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड जाएगा तो बीच में एक और वेल्व मिलेगा जिसे हम बेसिकली पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व बोल रहे थे। इसके थ्रू ब्लड कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी में गया। फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन में जाएगा ब्लड, लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। लिख लेना यहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कहाँ पे आएगा? पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन में आएगा। फिर पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से फिर तुम्हारा एक वेल्व के थ्रू, यहाँ पर भी एक वेल्व होता है ना जिसे हम बाइकस्पिड वेल्व बोलते हैं। बाइकस्पिड, मिट्रल बोल लो, मिट्रल, या फिर तुम एवी वेल्व बोल लो। ये सारे वेल्व के थ्रू कहाँ जाएगा? जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एक वेल्व मिलेगा, उस वेल्व को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एरोटिक सेमील्यूनर वेल्व। उस वेल्व के थ्रू ब्लड चल जाएगा एरोटा में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ये पूरा चीज़। ठीक है ना, हम इस फ्लो को एक बार लिख दिए हैं। फिर एरोटा में जाएगा, फिर एरोटा से कहाँ जाएगा? पूरे टिश्यूज़ में सप्लाई होगा। फिर टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएंगे? सुपीरियर या इन्फीरियर वेना केवा में जाएंगे। फिर राइट एट्रियम, ट्राइकस्पिड वेल्व, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वहाँ से आएगा, पल्मोनरी वेन में जाएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा तब बीच में एक वेल्व आएगा जिसे हम बाइकस्पिड, मिट्रल या एवी वेल्व बोलते हैं। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वापस से एरोटिक सेमिलुनर वेल्व के थ्रू एरोटा में चल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि हमारा हार्ट बीट कितना होता है, हार्ट बीट रेट कितना होता है बताओ। नॉर्मली कितना होता है? 70 से लेके 75 बीट पर मिनट होता है ना। अगर आप एग्जैक्टली पूछेगा तो 72 बीट्स पर मिनट, नॉर्मली 72 होता है, लेकिन ऐसा आप एवरेज ले सकते हो कि 70 से 75 के बीच धड़कता है। ठीक है, कितना मिनट में? 1 मिनट में। ठीक है, अब देखो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि इस हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए, मतलब कि टू मेंटेन हार्ट बीट रेट, हार्ट बीट रेट को मेंटेन करने के लिए हमारे दिल में, हमारे हार्ट में एक नोड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग एसए नोड बोलते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एसे नोड होता है, एक नोड है, ये मसल से बना हुआ एक नोड है, मतलब मसल फाइबर से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एसे नोड बोलते हैं। ठीक है, इस नोड का काम क्या होता है, इस हार्ट बीट रेट को मेंटेन करना, यानी कि हमारा हार्ट 70 से 75 टाइम्स धड़कता है ना 1 मिनट में, उसको मेंटेन रखने का काम हमारा एसे नोड का होता है। इसीलिए हम अपने एसे नोड को पेस मेकर बोलते हैं। पेस मेकर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ये पूछेगा कि पेस मेकर ऑफ हार्ट किसको बोलते हैं, तो आप बोलना एसे नोड को बोलते हैं। अब देखो और भी अलग अलग प्रकार के नोड्स होते हैं, एवी नोड्स भी होते हैं, और फिर एवी बंडल होता है, पुरकेंजी फाइबर्स होते हैं, वो सब आपको नहीं पढ़ना। अगर आपको एसे नोड पता है ना कि ये पेस मेकर है, तो ऑप्शंस में अगर कुछ और भी दिए रहेंगे तो आप एलिमिनेट कर दोगे उसको। तो आपको बस एक नोड क्लियर करना, एक नोड बस क्लियर रखना कि एसे नोड को हम लोग पेस मेकर बोलते हैं अपने हार्ट का। अब देखो किसी किसी में ये एसे नोड ना खराब हो जाता है, तो ख़राब हो जाएगा तो हार्ट बीट रेट बहुत इरेगुलर हो जाएंगे, तो उस केस में क्या होता है कि हम आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल पेस मेकर हम लोग तब लगाते हैं जब हमारा एसे नोड ठीक से प्रॉपरली काम नहीं करता है। तो सबसे पहला पॉइंट एसे नोड के बारे में याद रखना कि इसको लोग पेस मेकर बोलते हैं, क्योंकि ये स्पीड को मेंटेन करता है, हार्ट के पेस को मेंटेन करता है, हार्ट बीट रेट को मेंटेन करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। दूसरा पॉइंट हम आपको बताएं कि ये किसका एक्चुअली में किसका बना हुआ होता है, तो आप लिखना मेड अप ऑफ मसल फाइबर, क्योंकि हमारा दिल पूरा का पूरा मसल से ही बना हुआ है, तो मसल्स के कुछ फाइबर्स होते हैं, उनसे ही ये एसे नोड बना हुआ होता है। एक्चुअली में ये मसल फाइबर से बना हुआ होता है। और एसे नोड में एसे का फुल फॉर्म क्या होता है, एसे का फुल फॉर्म होता है एसे नोड में साइनोएट्रियल, साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं। तो साइनोएट्रियल नोड एसे नोड का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसका लोकेशन कहाँ पे होता है। बेसिकली हमारे हार्ट में तो प्रेजेंट होता है एसे नोड, लेकिन इसका लोकेशन कहाँ पे होता है। देखो हमारे हार्ट के राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर पे, ये राइट होगा ना, ये राइट होगा, तो अगर ये राइट है तो राइट एट्रियम के अपर, ये जो एट्रियम है इसका अपर साइड कौन होगा, इधर साइड होगा, अपर राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, इस जगह पे, यहाँ पे नोड प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग एसे नोड बोलते हैं। तो आपको अगर एसे नोड का लोकेशन पूछता है तो क्या लिखोगे, ये लोकेटेड होता है अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। जो हमारा राइट एट्रियम है उसके अपर राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है एसे नोड। ठीक है, अब जो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हार्ट साउंड्स। ठीक है, यानी कि हम अपने हार्ट के साउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप जनरली सुनते हो कि हार्ट का साउंड होता है धक 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 धक, ऐसा जनरली सुना जाता है कि धक धक इस टाइप का साउंड होता है, बट एक्चुअल में इस तरह का साउंड नहीं होता हमारे हार्ट का। हमारे हार्ट का 2 साउंड होता है बेसिकली, एक होता है लब और एक होता है डब। तो बेसिकली हमारा हार्ट का साउंड क्या है, लव डब। धक धक बोलते हो वो नहीं होता, क्या होता है, लव डब होता है। अब देखो लव डब के बारे में क्या पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट, ये जो लव है ये हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड है, फर्स्ट हार्ट साउंड है, यानी कि जब हमारा हार्ट बीट करता है तो जो सबसे पहला साउंड आता है वो होता है लव। ठीक है, और डव के बारे में क्या लिखोगे कि ये सेकेंड हार्ट साउंड है। ठीक है, और क्या लिखोगे, ये क्यों आता है, इसका ये ऐसा साउंड हार्ट का क्यों आता है, रीज़न क्या है ऐसे साउंड आने का। ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत बहुत, ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वेल्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हमारा वाल्व इस प्रकार से होता है, और जब ये क्लोज होता है ना तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है लव। ठीक है, तो क्लोज होने की वजह से एवी वेल्व के इधर साइड के ही नहीं, ये दोनों एक साथ काम करता है, ये दोनों जो वेल्व है ये एक साथ काम करता है। इधर भी अगर बंद हो रहा है तो इधर भी उसके साथ ही बंद होगा, दोनों साथ में बंद होंगे। ठीक है, तो दोनों साथ में इस प्रकार से बंद होंगे और साउंड प्रोड्यूस होगा लव। ठीक है, तो क्यों होता है, क्लोजर ऑफ एवी वेल्व की वजह से होता है। और ये क्यों होता है डव, ये होता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वेल्व, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो सेमिलुनर वेल्व किसको बोल रहे थे, इसको और इसको। तो यहाँ पे जो वेल्व प्रेजेंट है ये इसके क्लोज होने से इस तरह से क्लोज हो जाएंगे। जब ये दोनों एक साथ क्लोज होंगे तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो होता है डव। तो इस प्रकार से क्लोज होंगे, ये इस प्रकार से क्लोज होंगे और साउंड प्रोड्यूस होगा डव। ठीक है। और देखो ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक हार्ट बीट में हो रहे हैं, यानी कि एक बार जब हमारा दिल धड़कता है, एक बार बीट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है लव डव। तो ये एक बीट का है, एक बीट का। एक बीट में हम लोग बोलते हैं धक धक करता है तो एक बीट बोलते हैं, तो धक धक तो होता नहीं है, लेकिन वो जो एक बीट है उसमें लव और डव एक एक बार सुनाई देता है। ठीक है। तो याद रखना ये चीज़ कि क्लोजर की वजह से होता है। ओपन होने से, किसी भी वेल्व के ओपन होने से साउंड नहीं आता है, क्लोज होने से आता है। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना कि वेल्व के क्लोज होने से साउंड आता है। अब अगर आप इसके पीछे के लॉजिक समझोगे कि क्लोज क्यों होता है हमारा वेल्व, क्यों होता है क्लोज, क्योंकि देखो जब हमारा ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाता है तो ये वेल्व हम चाहते हैं ओपन रहे, तभी तो इधर से ब्लड जाएगा ना। ये ओपन रहेगा ये वेल्व, तभी तो इधर से ब्लड जाएगा। तो जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया या लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया तो क्या होगा, इसमें जाने के बाद क्या होगा, पंपिंग होगा। इस प्रकार से वेंट्रिकल पंप करेंगे ना, तभी तो ब्लड इसमें जाएगा। ये जो है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, इसमें ब्लड कैसे जाता है, जब हमारा वेंट्रिकल इस प्रकार से कस के पंप करता है तब। तो हम चाहते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जब हम ब्लड को पंप कर रहे हैं, इस प्रकार से पंप हो रहा है, तो ये वेल्व क्लोज हो जाए। ठीक है ना। हम चाहते हैं जब वेंट्रिकल को हम कॉन्ट्रैक्ट करें, इस प्रकार से हमारा हार्ट इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट हो, तो ये वेल्व और ये वेल्व क्लोज रहे। यही हम चाहते हैं कि ये वेल्व और ये वेल्व क्लोज रहे। तो इसके क्लोज होने से साउंड प्रोड्यूस होता है लव। तो ये क्यों क्लोज हुए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ब्लड इसमें ही जाए या फिर इसमें ही जाए, और दोनों साथ में क्लोज होते हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है लव। अब देखो, अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया और सारा का सारा ब्लड इसमें चला गया, मतलब कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में चला गया, उसके बाद क्या होगा कि हम नहीं चाहते कि हमारा ब्लड इधर से वापस इधर आए। चाहते हैं क्या, बैक फ्लो तो हम चाहते नहीं है। तो उस केस में ये वेल्व और ये वेल्व दोनों क्लोज हो जाते हैं, तो दोनों साथ में क्लोज होते हैं और उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है डव। समझे, यानी कि इसके क्लोज होने से लव साउंड प्रोड्यूस हुआ और इसके क्लोज होने से डव साउंड प्रोड्यूस हुआ। एक और साउंड होता है हार्ट साउंड, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट मुरमुर। हार्ट मुरमुर यानी कि हार्ट से इस तरह से मरमरिंग साउंड आता है। ये क्यों होता है, व्हेन आवर वेल्व्स get damage, its closure produces मुरमुर साउंड। यानी कि हार्ट मुरमुर भी एक प्रकार का साउंड होता है, जो कब प्रोड्यूस होता है, जब हमारे वेल्व डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल में ये वेल्व खराब हो गए तो उनमें से लव डब साउंड सुनाई नहीं देगा, हार्ट मुरमुर वाला साउंड सुनाई देगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन आवर वेल्व गेट डैमेज इट्स क्लोजर प्रोड्यूसेस मुरमुर साउंड। ठीक है। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अब एक लास्ट पार्ट आएगा, पार्ट 4, जिसमें हम लोग हार्ट से रिलेटेड जितना भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जितना भी डिजीज़ होते हैं, सबको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।